जय हिंद। अपीयरेंस में बहुत ही सुंदर दिखने वाली एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर अचानक से लापता हो जाती है। काफी समय उसको ढूंढा जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती। पर फाइनली ना तो महिला इंस्पेक्टर मिलती है और ना ही उसकी पूरी लाश मिलती है। फ्रिज में उसकी बॉडी के शरीर के कई टुकड़े मिलते हैं और आरोप लगता है सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर पर कि उन्होंने इस महिला इंस्पेक्टर को बहलाया, फुसलाया, प्यार किया, शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद जब शादी के लिए दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने इस महिला असिस्टेंट इंस्पेक्टर का कत्ल करने की साजिश रची। इस साजिश में अकेला ये इंस्पेक्टर शामिल नहीं था बल्कि उसके कुछ दोस्त और ड्राइवर भी शामिल थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो जो बातें निकलकर सामने आई उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आज इस केस के बारे में बात करेंगे पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इसके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। एक महिला इंस्पेक्टर अचानक से गायब हो जाती है और जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को इस महिला इंस्पेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पर जब इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से किया जाता है, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, सीडीआर निकाली जाती है, तो फिर जो सच निकलकर सामने आता है वो सबको हैरान परेशान कर देता है। ये महिला इंस्पेक्टर आखिर गायब क्यों हुई और इस पूरे मामले में सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर की क्या भूमिका है, उनके पति राजू गोरे ने किस तरह से अभय कुरुंदकर पर आरोप लगाए, इस पूरे मामले में ड्राइवर कुंदन की क्या भूमिका है और इंस्पेक्टर का दोस्त महेश और उसका साथी राजेश पाटिल उसकी इस मर्डर में कैसे मदद करते हैं। पुलिस के मुताबिक जो जो चीजें सामने रखी गई वो सभी आपके सामने आज इस वीडियो में बयान करेंगे। अब ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जबकि अश्विनी बिद्रे नाम की एक सुंदर महिला की शादी होती है राजू गोरे, जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन था और एक बड़ा नेता बनना चाहता था। अब जब शादी हुई तो शादी होने के बाद अश्विनी बिद्रे ने अपने पति से पढ़ने की इच्छा जाहिर की क्योंकि वो पढ़ने में पहले से ही अच्छी थी। पति ने भी हामी भर दी। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा नजदीक थी इसलिए दिन रात एक करके अश्विनी बिद्रे ने किसी तरह से पढ़ाई की और साल 2005 में पढ़ाई शुरू करने के ठीक 2 साल बाद यानी 2007 में अश्विनी बिद्रे महाराष्ट्र में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी उनके लिए। और उन्हें जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो मिलती है पुणे में। पुणे में पोस्टिंग मिलने के बाद रोज जिस तरह से एक ट्रेनी पुलिस वाले का जीवन होता है उसी तरह से उनका टाइम भी कटने लगा। पुणे में कुछ समय रहने के बाद उन्हें फिर सांगली में पोस्टिंग मिली। इस बीच उनको एक बेटी का जन्म हुआ। अब सांगली में असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे अपने पति बेटी के साथ कमरा लेकर रह रही थी। परिवार बिल्कुल खुश था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इस बीच अश्विनी बिद्रे नौकरी में नई थी, इसलिए उन्हें जब भी कुछ पूछना होता तो वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर मौजूद होते। वो उनके पास सीधे बिना किसी हिचक के चली जाया करती और उनसे पूछ लिया करती कि सर इस केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, या फिर मन में कोई भी संशय होता तो वो अभय कुरुंदकर के पास जाकर अपने संशय को क्लैरिफाई कर लिया करती। इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर भी कथित तौर पर उनकी मदद किया करते, उनसे प्यार से पेश आया करते और जब भी वो कोई सवाल करती तो वो उनसे कहा करते कि आप कभी भी मेरे पास किसी भी तरह की मदद के लिए आ सकती है। अब धीरे धीरे ये जो बातचीत थी वो आगे बढ़ने लगी और दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई इन दोनों को पता भी नहीं चला और उसके बाद ये एक दूसरे से काफी लंबे लंबे समय बातें करने लगे। एक दूसरे से मुलाकात का समय तो ज्यादा नहीं मिल पाता था पर एक दूसरे से अटैच्ड और खिंचाव एक दूसरे के प्रति जरूर महसूस करते थे। अब जो इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर है उसके अपने 2 बच्चे हैं, वहीं ये जो महिला असिस्टेंट इंस्पेक्टर है उसकी भी एक बच्ची है। दोनों का शादीशुदा जीवन है जो कि अच्छे से चल रहा था। इस बीच इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार होता है और फिर धीरे से उनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब साल 2013 में अश्विनी बिद्रे की ट्रांसफर हो जाती है रत्नागिरी। अब रत्नागिरी जो है वो सांगली से दूर है। अब सांगली में ही इस इंस्पेक्टर की, सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग थी और सांगली में ही पोस्टिंग थी असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे की। अब सांगली से जब रत्नागिरी उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो 173 किलोमीटर लगभग
3 घंटे का रास्ता है। अब इनके लिए एक दूसरे से मिलना काफी मुश्किल हो चुका था, समस्याएं आती थी। पर जो इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर था वो फिर भी अपनी कार से रत्नागिरी जाता और अश्विनी बिद्रे से मुलाकात करता। तो इनकी मुलाकातों का सिलसिला ऐसे ही लगातार चलता रहा। एक दूसरे के बीच कथित तौर पर शारीरिक संबंध भी बनते रहे। फिर आया साल 2014 का अक्टूबर महीना। अक्टूबर महीने में अचानक से अश्विनी बिद्रे अपने पति के पास जाती है और वो कहती है कि मैंने शादी कर ली है और मैं अब तुमसे अलग होना चाहती हूं। जैसे ही अश्विनी बिद्रे के पति राजू गोरे को यह बात पता चलती है तो उनको ज्यादा हैरानी तो नहीं होती, क्योंकि उनको काफी समय से पता था कि उनकी पत्नी उनसे दूर जा रही है। अब अचानक से वो ऐसा आकर कह देंगी, ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस बीच अश्विनी बिद्रे वहां से चली जाती हैं, पर यह जरूर अपने पति को कहती है कि मैं तुमसे दूर जरूर जा रही हूं, पर अपनी बेटी को मिलने आया करूंगी, समय समय पर आया करूंगी। अब ये जो सब कुछ हुआ वो अक्टूबर 2014 में हुआ। उसके बाद फरवरी 2015 तक अश्विनी बिद्रे अपनी बेटी से समय समय पर मिलने आया करती। बेटी को जब भी अपनी मां की कमी महसूस होती तो मां वहां पर हाजिर हो जाती। इस बीच असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे ने नवी मुंबई में एक कमरा भी ले लिया था जहां पर वो रहा करती थी। वहीं अब उसकी पोस्टिंग भी रत्नागिरी से बदलकर ह्यूमन राइट्स सेल में हो गई थी। अब जो इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर था उसके लिए भी काम आसान हो गया था। वो भी अपने घर जाने के बजाय सीधा अश्विनी बिद्रे के पास उसके कमरे पर आ जाया करता। दोनों लगभग एक तरह से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। खुलेआम एक दूसरे से मुलाकात करते, खुलेआम एक दूसरे से बातें करते और शारीरिक संबंध बनाया करते। अब फिर आ जाता है साल 2016 का अप्रैल महीना। अब यहां पर पेच जब फंसा कि फरवरी 2015 तक तो अश्विनी बिद्रे अपनी लड़की से मिलने आई, पर उसके बाद उसने अपनी लड़की के पास आना बंद कर दिया। ना कोई फोन, ना कोई बातचीत, ना कोई अता पता और ना ही वो मिलने आ रही है। तो ऐसे में कुछ शंकाएं, कुछ सवाल खड़े भी हो रहे थे। पर 3 महीने का समय ऐसे करते करते और बीत गया। फिर आता है 11 अप्रैल साल 2016 का दिन। अचानक से असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे अपने घर से बाहर निकलती हैं और वो गार्ड को अपने पास बुलाती हैं। वो गार्ड को कहती हैं कि मैं अपने घर कोल्हापुर जा रही हूं, वहां पर अपने माता पिता से मिलने जा रही हूं, इसलिए कुछ दिनों का समय लग जाएगा। मेरे दूध वाले को कह देना कि वो अब ना आए, जब उसकी जरूरत होगी तो उसे बुला लिया जाएगा। अब दरअसल अश्विनी बिद्रे के पिता को डिमेंशिया की बीमारी थी। वो अपनी पत्नी के साथ गांव में, जो कि कोल्हापुर में ही पड़ता था, उसमें रहा करते थे। डिमेंशिया की बीमारी भूलने की बीमारी होती है, तो इस बीमारी के चलते अश्विनी बिद्रे समय समय पर अपने पिता से, अपनी माता से मिलने जाया करती। फिर 15 अप्रैल 2016 का दिन आता है, यानी कि ठीक 4 दिन बाद अश्विनी बिद्रे अपने भाई को एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती हैं। उस मैसेज में कहती हैं कि मैं किसी इन्वेस्टिगेशन में उत्तर प्रदेश जा रही हूं, इसलिए मुझसे संपर्क मत करना और किसी तरह की चिंता भी मत करना, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अब जब ये मैसेज किया उसके बाद तकरीबन 1 महीना बीत गया। 1 महीने तक अश्विनी बिद्रे का कोई अता पता नहीं, ना तो उसे कोई कांटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो पहले मैसेज करके जा चुकी है, वहीं गार्ड को भी बताकर जा चुकी है। पर दूसरी तरफ मई 2016 का जब पहला सप्ताह आता है तो अचानक से अश्विनी बिद्रे के पिता को एक फोन आता है कोल्हापुर के पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से जो फोन आया था उसे सुनकर उसके पिता हैरान और परेशान रह जाते हैं। पुलिस स्टेशन से आए फोन में यह बताया गया कि आपकी बेटी काफी समय से ड्यूटी पर नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है? पिता कहते हैं कि बेटी तो लगातार ड्यूटी पर जा रही थी। अब इस बीच जो पुलिस स्टेशन से कॉल आया था वो कन्विंसिंग वे में कहते हैं कि आपकी बेटी का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो ड्यूटी पर बिल्कुल नहीं आ रही है। इसके बाद पिता सतर्क हो जाते हैं और अश्विनी बिद्रे के भाई यानी कि अपने बेटे आनंद को बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन का कुछ पता नहीं चल रहा, उसके दफ्तर से फोन आया है, इसलिए तुम अब नवी मुंबई जाओ और वहां पर अपनी बहन का पता चलाओ। अब जो भाई आनंद है वो मुंबई में आता है, उन सभी लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करता है जो अश्विनी बिद्रे के संपर्क में थे। काफी ढूंढने के बाद भी आनंद को कुछ पता नहीं चला, तो वो 14 जुलाई के दिन कलाम बोली पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपनी बहन असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। परिवार के मुताबिक शुरुआत में पुलिस ने इस केस को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। 1 साल का समय बीता,
भाई ने सीएम से मिलने का समय मांगा, सारी बात बताई उनको। उसके बाद पुलिस को सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इस केस को प्रायोरिटी पर लिया जाए। अब फिर पुलिस एक एक चीज को, एक एक पहलू को खंगालने लगी। उसके बाद कई लोगों से पूछताछ हुई। सबसे पहले पति को ही अरेस्ट कर लिया गया। पति से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि मैं बेकसूर हूं और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर जो दूसरा शक हुआ वो हुआ इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर पर। अभय कुरुंदकर बताता है कि जिस दिन उनकी महिला मित्र अश्विनी बिद्रे लापता हुई, उस दिन शाम को 6:40 पर वो ऑफिस से बाहर निकली, फिर कमरे पर गई और फिर पुणे में ही एक होटल में वो 11:40 पर जाते हैं, वहां पर साथ रहते हैं और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता और उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ जाता है। अब पुलिस को ये बात, ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट लग रहे थे। उसके बाद पुलिस ने इस इंस्पेक्टर की सीडीआर निकाली। जब कॉल डिटेल सामने आई तो उसमें पता चला कि फरवरी 2016 में सिर्फ एक महीने में अश्विनी बिद्रे ने इस पुलिस इंस्पेक्टर को 321 कॉल की थी, जबकि पूरे एक महीने में अपने पति को उसने सिर्फ 8 कॉल की थी। इससे साफ था कि अश्विनी बिद्रे और इस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर के बीच कुछ ना कुछ पक रहा था। अब यहां पर पुलिस का एक एंगल क्लियर था। दूसरी बात, कई साल से एक ड्राइवर कुंदन भंडारी से ये इंस्पेक्टर बातें कर रहा था, तो उस ड्राइवर को भी पुलिस ने ट्रेस किया कि आखिर ये कौन है और इसकी इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। ड्राइवर बताता है कि जिस दिन इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर अपनी महिला मित्र के साथ ठाणे रेलवे स्टेशन के नजदीक एक होटल में गए थे तो मैं भी उनके साथ गया था। जब बाद में इस बात की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ड्राइवर वहां पर नहीं गया था। अब पूरी बात जो निकलकर और छनकर आई वो ये आई कि इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर और महिला असिस्टेंट इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे के बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अब अश्विनी बिद्रे इस इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती थी और उस पर लगातार यह भी दबाव बना रही थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी उसको ट्रांसफर कर दे। अब जब इतना दबाव पड़ रहा था तो कथित तौर पर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर घबरा गया और वो फिर एक प्लान बनाता है। अपने मित्र महेश फालिनकर और उसके साथ ही अपने ड्राइवर कुंदन की मदद लेता है। महिला को कमरे पर ले जाया जाता है, एक लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला किया जाता है। उसके बाद उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े एक तेजधार हथियार से किए जाते हैं। कुछ टुकड़े फ्रिज में डाल दिए जाते हैं और कुछ टुकड़े जाकर वसई की खाड़ी में गिर दिए जाते हैं। बॉक्स में भरकर ये टुकड़े गिरे गए, जिसके बाद उस महिला इंस्पेक्टर का कुछ पता नहीं चला। पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह बात जरूर क्लेम की कि इस इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर के द्वारा ही ये कत्ल, ये साजिश रची गई है। वहीं पुलिस ने महिला असिस्टेंट इंस्पेक्टर की बॉडी के पार्ट्स को ढूंढने के लिए एक बड़ा सर्च अभियान चलाया। सबसे पहले मछली पकड़ने वालों से बातचीत की गई कि क्या उन्होंने वसई की खाड़ी में कोई ऐसी बॉडी से भरा कोई बॉक्स देखा है, तो सभी ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं देखा। दूसरा, नेवी से मदद ली गई और इसके साथ ही एक प्राइवेट कंपनी से मदद ली गई जो कि नदी के, जो खाड़ी के बिल्कुल सतह है, उस पर क्या क्या चीजें हैं वो देखने में मदद कर रही थी। कुल मिलाकर जो बॉडी के टुकड़े वसई की खाड़ी में गिराए गए थे वो तो नहीं मिले, पर पुलिस को यह चीज जरूर श्योर हो गई कि एक तेजधार हथियार से यह हमला किया गया। सर्कमस्टांशियल एविडेंस का हवाला दिया गया और इसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जय हिंद।